नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पिछले साल जब पहली बार लॉकडाउन से लोगों का सामना हुआ था, तब लोगों के लिए ये नई चीज थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये सोचकर भी अपना समय काट लिया कि बीमारी से बचना जरूरी है। जब दूसरी लहर आई तो वो इतनी भीषण आई, ऐसा विकराल रूप आया कोरोना का कि लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि आज जान बचाने के लिए यही एक विकल्प हमारे सामने है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अब जान बचाएं तो कैसे, अब यहां से निकलें तो कैसे। बहुत जरूरी है कि आज इस समस्या को साथ साथ में परख कर चलना होगा। जान के साथ साथ जहान को बचाने की कवायद भी शुरू करनी होगी। दुकानों के बंद शटर के पीछे इंसानों की मजबूरी की कहानियां हैं। अभी तक लास्ट 1 ईयर में हम लोग 30% से पूरे सैलून कम्युनिटी में 30% से ऊपर सेल्स नहीं आई है। सो इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 30% सेल्स, तो प्रॉफिट्स तो बहुत दूर की बात है। सड़कों के सन्नाटे से किसी की जिंदगी की आवाज गुम हो रही है। कैसा चल रहा है आप लोग का आजकल कामकाज? मैडम काम तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। आते हैं यहाँ पर मत्था टेक के चले जाते हैं। शादियों का केवल जश्न खत्म नहीं हुआ, उन शादियों से कमाकर साल भर खाने वालों की दुनिया उजड़ रही है। कमाई तो हमारी बिल्कुल जीरो हो गई। बच्चों की फीस है, सब कुछ है, इनके खर्चे हैं। इस वक्त बहुत परेशानी। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन कोरोना ने दूसरी लहर में ऐसा विकराल रूप धारण किया कि लॉकडाउन अंतिम ही नहीं, इकलौता विकल्प रह गया। नतीजा ये कि एक तरफ बीमारी जान लेने पर आमादा है, दूसरी तरफ रोजी रोटी का भयंकर संकट। बिलीव मी, हम लोग पीक पे थे और हम नीचे आ गए हैं बिल्कुल। यू नो, फॉर नो फॉल्ट्स ऑफ आवर्स, ऑफ कोर्स किसी की भी गलती नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी की भी गलती है, किसी की भी गलती नहीं है, बट कोई ऑप्शंस तो मिले। बस 1.5 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अपग्रेड किया था और 12.5% पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर होने का फोरकास्ट किया था। पर 6 हफ्तों में जैसे दुनिया ही बदल गई। पर्यटन उद्योग के लिए तो ये पूरा समय जो है वो एक ऐसे बुरे सपने की तरह है और नींद टूट ही नहीं रही। 14 महीनों से ये पूरा उद्योग तड़प रहा है कि कैसे वापस अपने पैरों पर उठ खड़े होंगे। कुछ रिजॉर्ट्स जरूर थे जो पहली वेव और दूसरे वेव के बीच का जो समय था, उस समय जिन लोगों ने पर्यटकों को देखा, लेकिन चाहे एयरलाइंस हो
या फिर जो शहरी होटल्स हैं, कस्बों में होटल्स हैं, उनका पूरा का पूरा कारोबार चौपट हुआ पड़ा है, लेकिन तनख्वाह अभी भी अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करते हैं, उन्हें देना है। आगे कैसे काम चलेगा ये इनकी समझ से परे है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर दूसरी लहर में संक्रमण के खौफ, कारोबार के नुकसान और सरकारी गाइडलाइंस के पालन की कहानी बयां करती है। न बैंड बाजा, न रिश्तेदार, न टेंट, न केटरर, न सर्विंग स्टाफ, न दावतें। एक साथ कितने कारोबार और रोजगार के लिए मुश्किल। ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं, संक्रमण प्रभावित लगभग हर राज्य की सच्चाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में शादी में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति है, बिहार में 20, दिल्ली में भी सिर्फ 20, झारखंड में 11 लोग ही शादी समारोह में जुट सकते हैं। समारोहों और उत्सवों के लिए दिल्ली का अंदाज किससे छिपा है? हमने दिल्ली के एक बड़े टेंट और केटरर कारोबारी के घर की तरफ रुख किया, ये जानने के लिए कि जब लॉकडाउन की वजह से हर तरफ माहौल मंदा है, तब कैसा उनका धंधा है। बहुत परेशानी से ये दूसरी वेव ये गुजर रही है, क्योंकि बिल्कुल काम बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं है कहीं से दूर तक। और जो काम हमारे बुकिंग हुए थे वो भी हमारे सब कैंसिलेशन हो गए। जो 30-35 लाख रुपए अब इस वक्त हमारी कमाई होनी थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी। उसकी वजह से कुछ परेशानियां हमारे साथ बढ़ती चली जा रही हैं। हिसाब किताब की डायरी के पन्ने कोरे छूट रहे हैं, ऑर्डर का इंतजार रहता है, लेकिन जब शादी ब्याह की रौनकों पर संक्रमण और गाइडलाइंस की मजबूरी हो, तो इंतजार बस इंतजार रह जाता है। 20 साल से इनका कारोबार दिल्ली में अच्छा चल रहा था, जैसे तैसे खींच खांच कर पिछले साल की मुश्किलों से भी निकल आए थे। अब हालात ये हैं कि स्टाफ की संख्या में भी कटौती है और उनकी तनख्वाह में भी। कभी 200 लोग लगते थे, अब 2 हैं, उनका भी इंतजाम कम पड़ रहा है। और जो 2 स्टाफ है उसको भी घर के नीचे ही हमने अपने वहाँ से जो उनके रेंट पे थे उनको अपने पास ही रखा हुआ है। अपने खर्चे में से ही उनको खर्चा दिया जा रहा है। और आगे भी अभी कुछ नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है इस बारे में। जिंदा रहेंगे तो अगले साल देखेंगे आगे क्या करेंगे, ये सवाल सबको कचोट रहा है। कृष्ण मोहन का परिवार 50 साल से होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा है। पिछला साल जैसे तैसे निकल गया, इस साल अब हिम्मत टूट रही है। आमदनी है नहीं, खर्च में कोई कमी नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या पूछूं आपसे लॉकडाउन की आपको, तो क्या है? एक तो आमदनी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आमदनी नहीं है। तो लाइबिलिटीज बहुत हैं, जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अदर टैक्सेस हो गया, तो वो सबसे बड़ा समस्या आज की तारीख में। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके? हमारे पास करीबन 150 एम्प्लॉइज हैं होटल विंग में। होटल विंग में, यस। और ये दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, आपके और भी? नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में 150 एम्प्लॉइज हैं, तो जिसमें से हम रेगुलरली सैलरीज दे रहे हैं। आज के तारीख में काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं पुराने कई सालों से जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनको सैलरीज दे रहे हैं, भी हमारे अपने रिसोर्सेज से दे रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, बहुत दिक्कत है। मेरे ख्याल से 14 महीना हो गया अभी लॉकडाउन के अंदर। तो लास्ट लॉकडाउन के बाद भी जब खुला था तो अनफॉर्चुनेटली ये जो हॉस्टल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं किया, खास करके सिटी होटल्स ने सिर्फ 20 से 30% का ऑक्यूपेंसी किया। तो लिटरली अगर हमारे लिए देखा जाता तो कैश फ्लोज हमारे पास पिछले 14 महीने से नहीं है हमारे पास। तो जो हमको जो गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत जो ECGL लोन्स दिए थे लास्ट टाइम, जो हमारे एक्रूअल्स है, जो हमारे ODs हैं, उसमें से हम काम चला रहे हैं फिलहाल तो बट अभी काफी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज अभी कैश फ्लोज एकदम 0 हो गए हमारे पास भी। पर्यटन से भारत की GDP में 7% हिस्सा आता है। पिछले साल जब हालात धीरे धीरे सामान्य होने जैसे लग रहे थे, तब ये क्षेत्र थोड़ा उत्साहित था। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पर्यटकों के लिए तैयारियां थीं। दूसरी लहर के कहर ने वो उम्मीदें भी इस बार चौपट कर दी। आउटबाउंड आप देखोगे तो 0 बिजनेस हुआ, इनबाउंड तो कोई आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे 0 है। जो डोमेस्टिक टूरिज्म हुआ मैम, वो थोड़ा बहुत जो उठा वो सिर्फ रिसोर्ट्स पे उठा है। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कई महीने तक जो लॉकडाउन खुलने के बाद लोग अपने कारों में जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल। तो रिसोर्ट्स फुल थे, तो रिसोर्ट्स को डायरेक्टली बिजनेस मिला। रिसोर्ट जाने के लिए जो था खुद का अपने कारों में गए, क्योंकि लोगों को लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं है।
तो दैट्स वाई ट्रैवल एजेंट को तो बिजनेस था ही नहीं कुछ भी। लॉकडाउन के समय में कुछ ऐसे छोटे कारोबार रहे जो कि सबसे पहले लॉक किए गए और सबसे आखिर में खोले गए, जैसे जिम्स हो गए या फिर पार्लर्स हो गए, जहां पर कांटेक्ट की गुंजाइश थी। और ये सारी वो उद्योग है, भले ही बहुत बड़ा ये कारोबार ना हो, लेकिन छोटी छोटी संख्या में इतने लोगों को ये रोजगार देता है कि इस पर भी जो प्रभाव पड़ा है वो पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। जहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहां मोटा सा ताला मुंह चढ़ाता है। गलियारे में सन्नाटा है, आंखों में भविष्य की चिंता। यह है कंवल महिंद्रू। नोएडा में 6 साल से लग्जूरियस सैलून चलाते आए हैं। बीते साल महामारी के प्रकोप से लड़खड़ाए बिजनेस को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि दूसरी लहर ने हिम्मत उखाड़ी। Let me tell you, 70 salons have closed down. 70. Yes. नोएडा में बंद हो चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पर उनमें जितने लोग काम कर रहे थे वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। सब बेरोजगार हो गए, लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, अभी भी लोग सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। बिलीव मी, जिनकी सैलरी 10-10 हजार 15-15 हजार बेचारे स्टाफ थे, उनको हम जैसे लोग भी 5,000 7,000 8,000 करके पे कर पा रहे हैं, क्योंकि जब अर्निंग ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। कितने लोगों को आप एम्प्लॉय किया है आपने? सो वी हैड अर्लियर, हमारा फर्स्ट लॉकडाउन से पहले वी हैड 18 पीपल। आफ्टर द लॉकडाउन ओपन, जब हमने लॉकडाउन खोला, जब हम वापस रीओपन किया, दैट वाज ऑन 2 जून 2020। सो वी ओपन विद 6 पीपल। आए नहीं बाकी वापस, कुछ गांव चले गए और ऑफ कोर्स डर था उनके मन में कि आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वापस वैसा ना हो जाए। सो अभी इतना टाइम पहले लास्ट ईयर किया, फिर लास्ट ईयर से धक्का मार मार के गाड़ी चला रहे हैं, अब वापस गाड़ी बंद है। इतना पैसा नहीं है कि अब वापस इन्वेस्ट कर सके, तो अभी बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुके हैं हम लोग। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों सबको एक साथ आके किसी को तो बोलना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सैलून, जिम, सिनेमा, ये कुछ ऐसे कारोबार थे जो पिछले साल लॉकडाउन लगते ही सबसे पहले लॉक किए गए और सबसे आखिर में इनके अनलॉकिंग की बारी आई। बीते साल के घाटे को पूरा नहीं कर पाए, काम सेविंग्स से चला, अब वो भी मुश्किल है। हालांकि शिकायत किसी से नहीं, इंतजार भाग्य के खुलने का है। अभी ये हालत है कि जेब से सबका जा चुका है, सबकी जेबें खाली पड़ी हैं, तो कोई हेल्प तो चाहिए, तो वो हेल्प हमारे को नहीं मिल रही है। ठीक है, नॉट दैट कि आई एम नॉट श्योर कि हमें करना क्या है। हमें मैं शायद मेरे तरफ से तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करें कि अब घर से कुछ करना शुरू करें। 2020 के जाने और 2021 के आने के बीच के कुछ महीनों में वाकई ये उम्मीदें जताई गई थी कि हालात अच्छे होंगे और देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से दौड़ेगी। लेकिन मौजूदा वित्तीय तिमाही में संक्रमण के हाहाकार के बाद रेटिंग एजेंसीज को अनुमान फिर बदलने पड़े। बार्कलेज ने 11% से घटाकर जीडीपी ग्रोथ को 10% कर दिया और ये भी जोड़ा कि अगर अगस्त तक लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां रहीं तो ये दर 8.8% से नीचे जा सकती है। क्राइसिल ने भी पहले ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी का अनुमान 11% जताया था, लेकिन अब मई के अंत तक पीक रहने और लॉकडाउन की स्थिति बने रहने पर 9.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया। लेकिन जून तक ये स्थिति अगर बनी रही तो 8.2% से भी नीचे जाने की आशंका जताई। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी 11% से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिराकर 9.8% किया है। It could be fairly tough times for us this year because overall consumption is going to be retarded, primarily on account of limited growth in jobs, limited growth in income, and to top it all, more expenditure on health and healthcare, which means there's less money left for discretionary spending. So I think this all fits into this picture of saying that growth is going to be lower at around 9.2%. हालांकि मई के पहले सप्ताह में आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ रेट पर ज्यादा असर न पड़ने की बात कही थी। फिलहाल कंवल महिंद्रू जैसे तमाम छोटे कारोबारी विकल्प की तलाश में हैं। नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक भी उद्यम बंद हो रहा है तो कितनों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, ये किसी की रोजी है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, दुकानें खुलेंगी,
तब भी जीवन अचानक सामान्य नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें खर्च करना है उनकी भी जेबों से पैसा। में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है और बच्चे हैं। और कमाने वाले? कमाने वाला मैं हूँ और मेरी मम्मी है। अच्छा जी, और मेरा भाई है, पापा नहीं कमाते। कैसे ये काम हो पा रहा है आपका, चल पा रहा है? कितने दिन तक ऐसे चल पाएगा आपको लग रहा है? मैडम कह तो रहे हैं कि ये 30 मई तक, हमने सुना है 30 मई तक का है ये लॉकडाउन। तब तक आप भी हिम्मत अपनी जुटाए हुए हैं? जी जी मैडम, क्या करें, इतने दिन हमने काट लिए और थोड़े दिन काटने पड़ेंगे, क्या करें। ये भारत का नक्शा देखिए, जहां लाल रंग दिखता है वहां पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रही है, और जहां स्लेटी रंग दिख रहा है वहां आंशिक लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू की स्थिति। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि छोटे छोटे कामों पर आश्रित लोगों की स्थिति क्या हो चुकी होगी। सेकेंड वेव की अर्थव्यवस्था पर असर के आकलन आना शुरू हो गए हैं। हालांकि हमारे पास अभी हम जो साल की पहली तिमाही है उसके शुरुआती 2 महीनों के करीब खड़े हुए हैं, पर जो तात्कालिक अनुमान है उस हिसाब से लगभग देश का 70% जीडीपी अस्थायी लॉकडाउन के असर में है। जो हम पार्शियल लॉकडाउन देख रहे हैं सप्ताहांत में या वीकेंड के लॉकडाउन, और जो अब बड़े लॉकडाउन में बढ़ा दिए गए हैं। जो आज अलग अलग एजेंसियों के आकलन है उस हिसाब से हर महीने करीब 1.5 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जीडीपी का नुकसान हर महीने हो रहा है, और इसका असर हमें रोजगार, बचत और बाकी चीजों पर दिखाई दे रहा है। मन क्या कह रहा है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो? होना चाहिए, मतलब खत्म जल्दी भी ना भी हो, क्योंकि बीमारी से तो पहले बचना है। वो तो बाद में भी कमा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो मेरे हिसाब से तो 31 मई तक लॉकडाउन होना ही चाहिए। अभी हिम्मत बांध कर आप बस रहे। हाँ जी, समझे नहीं। अब सबसे पहले तो शरीर है ना, अगर शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अब जल्दीबाजी में क्या फायदा, 2 रोटी कम खा लो बढ़िया, मतलब सेफ तो है ना। जानकारों ने भारत की अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा तस्वीर बनाई है वो जनवरी महीने में वी शेप में रिकवरी दिखा रही थी, लेकिन अब अप्रैल बीतते बीतते ये यू शेप की हो चुकी है, जिसके एक तरफ कृषि है, दूसरी तरफ आईटी सेक्टर, एक तरफ के ढलान पर ऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरे ढलान पर ऑनलाइन सेवाएं। इन सब के बीच टैक्सी, ऑटो, रेहड़ी, खोमचे वाले कहां फिट बैठते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। वी शेप रिकवरी होती है जब हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज गति से नीचे जाती है। इकोनॉमी के गिरने का क्या मतलब है? इकोनॉमी के गिरने का ये मतलब है कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर जाती है, आप इनकम्स डिक्लाइन कर जाती हैं, जॉब्स डिक्लाइन कर जाते हैं, इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तब पूरी बिजनेस एक्टिविटी सस्पेंडेड थी, बंद थी। तो पहली बार पूरी इकोनॉमी में कोई काम नहीं हुआ, कोई जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रीज बंद थी, और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-2 महीने बंद थी। तो आप सोचिए जो एमएसएमईज थी, जो बड़ी फैक्ट्रीज भी थी, उन सब की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल
खत्म हो गई। बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि समूचे देश की जीडीपी में जिसका सबसे अधिक योगदान है वो राज्य है महाराष्ट्र। लेकिन पिछले साल भी महाराष्ट्र पर बहुत असर पड़ा था। इस साल भी बाकी राज्यों का लॉकडाउन एक तरफ और महाराष्ट्र ने उससे पहले से और सबसे लंबा लॉकडाउन चलाया है। जाहिर है अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो समूचे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। देश के दिल की आर्थिक सेहत कैसी है ये मुंबई रोज बताती है। वहां सूचकांक की सुई ऊपर नीचे होती है और पूरे देश में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर चर्चा होने लगती है। लेकिन रात भर जागने वाली रातें सन्नाटों में गुम हैं। दिन भर रेंगते रहने वाले दिन थम गए हैं। एक बड़ा वर्ग जो रोटी रोजगार के लिए कभी डब्बा वाला, कभी पानी पूरी वाला, कभी वड़ा पाव वाला बनकर चौपाटी से मरीन ड्राइव तक नजर आता था, वो दिखता नहीं। कब दिखेगा कोई दावा नहीं कर सकता। केसेस कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के मतलब सेंटिमेंट में ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया और अभी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अभी भी जो वर्कर्स काफी वापस चले गए हैं क्योंकि इधर काम नहीं है, गांव चले गए हैं, और उनको टाइम लगेगा ये भरोसा देने में कि नहीं अभी फिर से थर्ड वेव नहीं आया है। तो अब अगर 2-3 महीना अच्छा चलेगा तभी हम लोग देख सकते हैं कि जॉब्स फिर से आएंगे और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो भी। महाराष्ट्र में वाहनों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। लॉकडाउन के बाद से प्रोडक्शन आधा और कहीं कहीं आधे से भी कम रह गया है। इस सेक्टर को रोज करीब 100 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। संक्रमण की दूसरी लहर के शुरू में जब हालात बिगड़े तो महाराष्ट्र कड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ा। तब भारतीय उद्योग जगत में चिंता थी। फिक्की ने लॉकडाउन की कीमत बड़े आर्थिक नुकसान की शक्ल में चुकाने की बात कही। एसोचैम ने भी उद्योग जगत के प्रति चिंता जताई। सीआईआई उद्योग धंधों के स्थल पर सावधानी के साथ काम चालू रखने के पक्ष में रहा, लेकिन हकीकत ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र के हालात ऐसे रहे कि लॉकडाउन जरूरी रहा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2021 तक के ही लॉकडाउन में मुंबई को 82,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित था। 2021-22 के वित्त वर्ष में इस लॉकडाउन का असर और व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। तब देश की कुल जीडीपी के नुकसान का 80% सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने के आसार हैं। इनमें भी अकेले महाराष्ट्र से 54% के नुकसान का अनुमान है। मॉल्स बंद हैं, बाजार बंद हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद है, सिनेमा बंद है, स्टूडियोज बंद हैं, गैर जरूरी सामान की लिस्ट से बाहर के उपक्रम बंद हैं। महाराष्ट्र साप्ताहिक लॉकडाउन के साथ हफ्ते के अंत के 2 दिन पूर्ण बंदी के दौर से गुजर रहा है। मई जैसे तैसे बीत रहा है, जून भी ऐसे शुरू हुआ तो मुश्किल होगी। लगभग भारत के 70% आर्थिक जोन जो इम्पोर्टेंट जोन है, भारत में 60-65 बड़े इकोनॉमिक जोन है, जिनमें मुंबई एक बड़ा इकोनॉमिक जोन है। आप गुजरात के इकोनॉमिक जोन माने या उत्तर प्रदेश के माने या दिल्ली के माने, वो सारे मेजर इकोनॉमिक जोन इसके असर में है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी, क्योंकि महाराष्ट्र को पिछले साल भी लंबा लॉकडाउन झेलना पड़ा था और इस साल भी उसकी परिस्थिति वहां पर अर्थव्यवस्था को पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन
ये चुनौती वहां और ज्यादा गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले साल की तुलना में संक्रमण काफी ज्यादा है, और संक्रमण ज्यादा होने के कारण वहां जो श्रम शक्ति है, जो लेबर है, उसकी अवेलेबिलिटी भी कम पड़ रही है। अगर संक्रमण कम होता है और चीजें दोबारा खुलना शुरू होती हैं तो भी लेबर का वापस पहुंचना, जो वहां से माइग्रेट करके चला आया है, उसका पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये अर्थव्यवस्था में उन सारी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा है जो भारत की मुख्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं। मझोले कारोबारियों ने समय को समझते हुए ऑनलाइन सर्विसेज या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के छोटे हजारों लाखों कारोबारियों के पास ऑनलाइन सर्विस की सुविधा नहीं है। लिहाजा लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील ही उनके पास एकमात्र विकल्प है। परिस्थिति बहुत विकट है, जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन जान बचने का इंतजार बस लंबा होता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से छोटे बड़े कारोबार पर असर पड़ता है तो उसका सीधा असर पड़ जाता है रोजगार पर। आने वाले दिनों के लिए भी आंकड़े बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं जहां तक बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी की दर की अगर पहली लहर से तुलना करें तो दूसरी लहर में उसका असर कितना और कैसा पड़ रहा है, ये समझा जा सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मई 2020 में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 21.73% थी। ये तब की स्थिति थी जब एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। सीएमआई के अनुसार 16 मई तक बेरोजगारी दर 14.45% हो चुकी है, जबकि एक सप्ताह पहले 9 मई तक ये 8.67% यानी लगभग आधी थी। मार्च 2021 में बेरोजगारी की दर 6.5% थी, जो अप्रैल 2021 में 7.97% तक आ गई। चिंता की बात यह है कि अगर मध्य मई में बेरोजगारी की दर डबल हो रही है तो आगे क्या स्थिति होगी, और अगर पाबंदियों का असर जून तक गया तब क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। I see it getting worse. I see this getting worryingly worse. I don't see any action coming from any quarters to solve the problem, not for the short term, not for the medium term, not for the long term. So the problem of job losses, loss in incomes, rising inequalities, stress in the well-being of households is not being addressed adequately. What we did in the first round was to ensure that some food and some kind of very basic necessities were reached out to people. That was more like subsistence level solutions, but not an economic solution. Since that was not there, and it does not seem to be there around the corner, I am very pessimistic looking forward. जीडीपी का नुकसान हर महीने हो रहा है और इसका असर हमें रोजगार, बचत और बाकी चीजों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल ही नेगेटिव जोन में थी, यानी गहरी मंदी में थी, -8% में थी। 20 लाख करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को पिछले साल ही हुआ था लॉकडाउन और कोविड के कारण। उसके बाद इस तिमाही में रिकवरी की उम्मीद थी, जो लगभग अब खत्म हो गई है। ऑटोमोबाइल के आंकड़े हों, बाकी चीजों की खपत के आंकड़े हों, सीमेंट के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, वो सारे आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरी वेव की जो पहली तिमाही है उसने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में 34 लाख लोगों की नौकरी गई, जबकि फरवरी-मार्च के दौरान 9 लाख वेतनभोगी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रोजगार फरवरी में 8.22 करोड़ से घटकर मार्च में 7.67 करोड़ और अप्रैल में 7.33 करोड़ पर आ गया। We should certainly start worrying about these numbers. They have been a cause for concern for the last few months. Although the unemployment rate has come down, what is more important is to look at the labor participation rate. And that number has been sliding for several months now. ये माना जा सकता है कि पिछले साल की पाबंदियों से जब देश को कुछ राहत मिली थी, तो जो लाभ रोजगार के क्षेत्र में हुआ, दूसरी लहर ने वो लाभ वापस छीन लिया। अर्थव्यवस्था की गति के लिहाज से 2021 के हालात थोड़े चिंताजनक जरूर हैं,
लेकिन मई 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर 10.1% रह सकती है और तब भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल रहेगा, यहां तक कि चीन से भी आगे। साल 2020 की दूसरी तिमाही में कोरोना का असर सबसे खराब देखने को मिला था, जब चीन को छोड़कर दुनिया में सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में बहुत तगड़ा झटका लगा था और जीडीपी -23.9% में चली गई थी। यूके की -21.7%, फ्रांस की -18.9%, जर्मनी की -11.3%, जापान की -9.9% और अमेरिका की -9.1%। अकेला चीन था जिसकी ग्रोथ प्लस में थी 3.2%। 2021 की शुरुआत भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी रही, क्योंकि उसने 0.4% की बढ़ोतरी के साथ इस साल में प्रवेश किया था। लेकिन दूसरी लहर ने थोड़ा चिंतित जरूर किया। हालांकि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हालत में है। फरवरी 2021 में अपनी रिपोर्ट देते हुए यूके ने माना कि 2020 में उनके देश ने 300 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कराई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरे 2020 में सुस्त रही और 2021 में भी उसे अभी सुधार की बस उम्मीद ही है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 तक ही अमेरिका महामारी पूर्व अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच पाएगा। दुनिया जबकि अभी तीसरी चौथी लहर से जूझ रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं का उतार चढ़ाव लाजमी है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ती दिख रही है, वो कई सवाल खड़े करती है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के बाकी देशों में भी जो अर्थव्यवस्था है उसकी बुनियाद हिल गई है। लेकिन हम कैसे वापस पटरी पर आ सकते हैं, कैसे वापस हमारे जीवन में रंग भर सकते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। संक्रमण की दूसरी लहर के साथ तीसरी लहर का जिक्र और डराता है, ग्राहकों के मन में सेवाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाता है और सेवा देने वाले उद्यमों के सामने मांग की कमी आती है। अर्थव्यवस्था के गणित में भले बड़े उद्योगों और सेक्टर्स की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन छोटे छोटे काम धंधों का नुकसान भी असर डालता है। तो लॉकडाउन के दरमियान तो जीरो था ऑलमोस्ट, तो एंड लॉकडाउन खुलने के बाद हार्डली 25 से 30% पे पहुंचे हम लोग, खास करके जो छोटे होटल हैं जो। तो जब भी ये लोग रूल्स बनाते हैं वो एक मैक्रो लेवल पे बनाते हैं, छोटे व्यवसाय को ध्यान में नहीं रखते। हमारे दिखते हैं अलग हैं, एक बड़े वाले की दिक्कत अलग है। को लोन्स तो सबको देने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द इनकम टैक्स एंड जीएसटी यू पेड इन द पास्ट। तो इनको कोई मेथोडोलॉजी लाना चाहिए था। परिस्थितियां बहुत कठिन हैं और इससे उबरने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब पर असर पड़ा है। लिहाजा कारोबार और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए कदम उठाना होगा। कारोबार और उद्योग की तरफ अर्थव्यवस्था की मंदी या दूसरी वेव के असर पर अभी सरकार का ध्यान भी नहीं है। सरकार के एजेंडे पर कोविड से लड़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं उस फोकस में है। भारतीय कारोबार और भारतीय उद्योग सिर्फ एक चीज पर चलते हैं, लोगों की मांग और लोगों की खपत पर। इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ की आबादी अगर खर्च करती है, खपत करती है, कंज्यूम करती है, तो वो डिमांड आती है। तो वो जो मशीन है, वो जो पहिया है, ये जो टरबाइन है, जो टरबाइन चलाती है, भारत की अर्थव्यवस्था को सरकारें नहीं चलाती। सरकारें टोटल इकोनॉमी के खर्च में 12 से 15% का हिस्सा रखती हैं। भारत की इकोनॉमी को लोगों का खर्च, हमारा आपका खपत और खर्च चलाती है। वो टरबाइन अगर ताकत मिलेगी, उसको लोगों को भरोसा मिलेगा, तनख्वाहें वापस लौटेंगी, नौकरियां वापस लौटेंगी, बड़े पैमाने पर बेकारी है, मध्य वर्ग की नौकरियां बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, वो वापस लौटेगी। तभी कारोबार और उद्योग नए सिरे से निवेश करेंगे या मांग या डिमांड के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। उसकी सूरत अभी फिलहाल कोविड को लेकर जो अनिश्चितता बनी है उसमें दिखाई नहीं देती। बीमारी से जंग अभी थमी नहीं है, लिहाजा लॉकडाउन किस राज्य में कब तक हटेगा ये कोई नहीं जानता। अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिशें जारी हैं, पर ये उन लोगों तक उस रूप में नहीं पहुंच पा रही जिन पर इसकी मार पड़ रही है। जब कोरोना से हमारा पहली बार सामना हुआ था तो फलसफा साफ था, पहले जान फिर जहां। लेकिन लोगों की आर्थिक मुसीबतें जिस पैमाने पर हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जान और जहान दोनों को बचाने की कोशिशें समानांतर चलनी होंगी।
परिस्थितियां बेहद विकट हैं, लेकिन लगभग हर एक वर्ग को इस समय आवश्यकता है कि मदद का हाथ बढ़ाया जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।